नमस्कार साथियों, हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर के 8वां प्रैक्टिस होगा हमारा। जैसे कि आपको देखे ना, आप लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट देखा और 7 प्रैक्टिस सेट में 20-20 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सेट थी हमने की। आज हम लोग देखेंगे 8वां सेट, और ये जो 8वां सेट होगा पूरी तरीके से ये भी आदिकाल के ऊपर डिपेंड है। इस आदिकाल से जब ये समाप्त होगा उसी के बाद हम भक्तिकाल स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जितने भी पीवाईक्यू सवाल हैं, सब पीवाईक्यू सवाल को हम करके भले ही 1-2 वीडियो ज्यादा लग सकती है, उसको आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, है ना। और पूरी वीडियो देखने की कोशिश करिए आप, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो देखेंगे नहीं तब तक आप पूरा चीज से कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाएंगे, कहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, कौन सवाल प्रीवियस ईयर है कि नहीं है। यदि आप कहीं भी प्रैक्टिस किए होंगे या प्रैक्टिस कर रहे होंगे या करने के लिए सोच रहे होंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, जितने भी सवाल लिए जाए सब पीवाईक्यू की सवाल हैं, है ना। जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं सबके सब पीवाईक्यू लिए गए हैं। तो ठीक है, आज हम सवाल देखते हैं। पहला सवाल नंबर हमारा पहला होगा आज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, क्या देखो यहां देखिए दिया ना, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पियों का राजकुमार कहा गया है या छप्पियों का राजा कहा गया है। तो इस सवाल का जवाब आप देंगे कि छप्पियों का राजा किस ग्रंथ में कहा गया है। इसको देखेंगे, आप बोलेंगे भैया छप्पियों का राजा या छप्पियों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो बोलेंगे छप्पियों का राजा चंद्रवरदाई को कहते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है, तो याद रखना शिव सिंह सरोज में कहा गया है। शिव सिंह सरोज किसकी रचना है, तो आप बोलेंगे शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की रचना है। किसकी रचना हो जाएगी, शिव सिंह सेंगर की रचना हो जाएगी। शिव सिंह सेंगर की रचना हो जाएगी। अच्छा, एक बात ध्यान से देखना, जो शिव सिंह सेंगर या चंद्रवरदाई है, इसमें क्या ना, क्यों इनके छप्पियों का राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि याद रखना ये वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन बहुत अच्छे ढंग से कर ले जाते हैं, इस वजह से इनको छप्पियों का राजकुमार कहते हैं, है ना, यार छप्पियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि भैया ये वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा होगा। सवाल नंबर दूसरा हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो अपभ्रंश से प्रभावित है, तो ध्यान से देखना और जवाब देना। क्या खुमार डासो है ना, ढोला मारू का दूहा ये है, कि बोलेंगे भरतेश्वर बाहुबली रास ये है, कि आप बताइए जय मयंक जस चंद्रिका। इसमें से आप बताएंगे अपभ्रंश प्रभावित रचना कौन सी है, बताइएगा भाई इसमें से कौन सी हो जाएगी। तो बोलेंगे भैया इसमें जो रचना है अपभ्रंश प्रभावित रचना कौन सी हो जाएगी। देखो ये सवाल कब पूछा गया, यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया। ये सवाल कब पूछा, यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया। इसका सही आंसर क्या हो जाए, भरतेश्वर बाहुबली रास होगा। भरतेश्वर बाहुबली रास किसका है, तो बोलोगे शालीभद्र सूरी का है। याद रखना किसका है, शालीभद्र, एक शालीप्रभ सूरी और एक शालीभद्र सूरी। तो ये किसकी रचना, तो बोलोगे शालीभद्र सूरी की। क्लियर ना ये सवाल, शालीभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास हो जाए। कब सवाल 2004 में पूछा गया पीजीटी के, है ना, पेपर में। आज अब ये इसमें देखेंगे कौशल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन से, ये भी पीजीटी का सवाल है, ये भी 2004 का पूछा गया सवाल है, बिल्कुल जवाब देंगे। कौशल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है, क्या गोरखनाथ है, जालंधर नाथ है, मत्स्यनाथ है या फिर गोपीनाथ है। तो जवाब निकल के आएगा भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो आएगा मत्स्येंद्र नाथ आएंगे, या मच्छेंद्र नाथ भी इन्हीं को कहते हैं, और मच्छेंद्र नाथ गोरखनाथ के क्या है, गुरु हैं। ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर होगी। तीसरा सवाल भी आपका। चौथा सवाल देखेंगे आज का। चौथा सवाल है चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप जवाब देंगे कि जो हमारा चारण साहित्य है, ये जो चारण साहित्य है किस साहित्य का दूसरा नाम है। क्या सिद्ध साहित्य को हम चारण साहित्य कहते हैं, क्या नाथ साहित्य को हम चारण साहित्य कहते हैं, क्या जैन साहित्य को हम चारण साहित्य कहते हैं, या रासो साहित्य को हम चारण साहित्य कहते हैं। ये सवाल कब पूछा गया, बोलेंगे भैया ये भी पीजीटी में 2004 में ही पूछा गया सवाल है। तो बोलेंगे चारण साहित्य का नाम जो है उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, रासो साहित्य हो जाएगा। चारण साहित्य का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, रासो साहित्य हो जाएगा। ठीक है, आज जो सवाल नंबर हम 5वां देखते हैं। आदि काल को सिद्ध सामंत युग कहा है, मतलब किसने कहा सिद्ध सामंत काल, बताएंगे। ये भी देखो सवाल का, ये भी पीजीटी का सवाल है 2004 का।
ये भी पीजीटी का सवाल ही 2004 का है। बताएंगे आदि काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, बोलिएगा, है ना। वीर गाथा काल किसने कहा था, आदि काल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, है ना। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था भैया, ये भी लिखेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था, ये भी लिखेंगे। चारण काल कहा था क्या, हाँ, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कह दिया था। राहुल सांकृत्यायन ने क्या, राहुल सांकृत्यायन ने आदि काल को कौन सा काल कहा था, तो राहुल सांकृत्यायन ने मेरे भाई आदि काल को सिद्ध सामंत काल से पुकारा था, है ना। आदि काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। ठीक है, सवाल नंबर 6 देखते हैं। ये भी देखो सवाल कब का है, ये भी पीजीटी का सवाल है, 2004 का ही सवाल है। ये देखो आदिकाल से ही 3 सवाल बन गए यहां से। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, बताओ ऐसी कौन सी रचना जो आदिकालीन की सिख धारा में नहीं उपलब्ध है, तो बोलेंगे मेरे भाई इसका जो आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखना, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या बोलोगे, सिद्ध सिख साहित्य। कौन सा, सिख साहित्य। अगर सिख साहित्य की बात करेंगे तो ये किससे रिलेटेड है, तो भक्ति काल से रिलेटेड है ना, ये भक्ति काल से है या भक्ति काव्य धारा से है। जबकि जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य किससे है, तो बोलोगे आदिकाल से है ना। ये आदिकाल से रिलेटेड रचनाएं हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाएगा ना। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य ये तो आदिकाल से है, जबकि सिख साहित्य किस काल से, भक्ति काल से, जहां पे सिखों का वर्णन किया गया है ना। आ जाते हैं सवाल नंबर 7 देख लेते हैं। बोलेंगे आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भैया। प्रमुख रस कौन सा है, क्या शांत रस है, क्या हास्य रस है, करुण रस है, वीर रस है। तो देखो आदिकाल में वीर गाथाओं का वर्णन किया गया, ज्यादातर वीर गाथा, तो बोलोगे कौन सा रस हो जाएगा, आदिकाल में मेरे भाई कौन सा रस हो जाएगा, बोलोगे सर वीर रस हो जाएगा। ठीक है ना। और इसी में देखो श्रृंगार रस का भी वर्णन मिलता है, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन मिलता है। तो अगर वीर रस नहीं होता, श्रृंगार रस होता, तो हम श्रृंगार रस के साथ जाते हैं ऑप्शन में, है ना। तो ये श्रृंगार रस नहीं है, वीर रस जाएंगे, और वीर रस और श्रृंगार रस दोनों रहता तो और भी बेटर होता। ये सवाल कब का बोलोगे सर, ये सवाल पीजीटी का 2005 का सवाल हो जाएगा, है ना भाई। आज सवाल नंबर 8 देखते हैं। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा, बहुत बेहतरीन सवाल है कि महामुद्रा शब्द का अभिप्राय का अर्थ क्या है, तो ध्यान देना। सिद्धो हेतु आसन का एक नहीं भैया, आसन का एक रूप नहीं है। सिद्धो हेतु या सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, ये भी नहीं है। याद रखना, ये याद रखना भैया, सिद्धि प्राप्त करने हेतु इस स्त्री, मतलब देखो सिद्धि प्राप्त करने हेतु स्त्री संसर्ग, है ना, इसी संसर्ग जो है वो क्या है, वो भैया महामुद्रा है। एक चीज और याद रखना, जो महामुद्राएं हैं ये कहां पे बोलोगे, ये सर जो दोहा कोश है, किसमें, जो दोहा कोश है, यहां से लिख लेंगे पॉइंट, दोहा कोश। दोहा कोश किसका है, तो याद रखना भैया दोहा कोश सरप्पा का है ना। सरप्पा हिंदी के पहले कवि भी मानते हैं। अब ध्यान से देखना, जो सरप्पा है इसमें कितने, किसमें दिए, ये देखो इसमें जो है कितने दिए गए हैं, क्या, महामुद्रा। तो कितनी मुद्राएं हैं, तो बोलेंगे सर इसमें मुद्राओं की संख्या 4 है। इसमें कुल मुद्रा कितना, कुल मुद्रा का वर्णन है, कुल मुद्रा का वर्णन पूछेगा तो बोलोगे सर कुल मुद्राओं का वर्णन कितना है, तो 4 मुद्राओं का वर्णन है। पहली मुद्रा क्या है, तो बोलोगे 4 मुद्राओं में पहली मुद्रा जो हमारा कर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, है ना, महामुद्रा और एक और गुण मुद्रा। तो लिखेंगे कर्म, धर्म, ज्ञान और महा। एक तो है कर्म मुद्रा, है ना, एक क्या हो जाएगी, कर्म मुद्रा, एक है धर्म मुद्रा, एक कौन सा है, धर्म मुद्रा, और एक कौन सा भैया, एक और याद रखना ज्ञान मुद्रा, एक ज्ञान मुद्रा है। ठीक है, एक ज्ञान मुद्रा है, और एक और मुद्रा याद रखना, एक महामुद्रा है ना। ये कहां पे है, बोलोगे सर ये दोहा कोश में। दोहा कोश किसका है, दोहा कोश बताओ किसका है, बोलोगे ये सरप्पा का है। उस सरप्पा के दोहा कोश में कुल मुद्राओं का, कितनी मुद्राओं का वर्णन किया गया है, तो बोलोगे 4 मुद्राओं का वर्णन किया गया। 4 मुद्रा में कौन कौन सी मुद्रा हो जाएंगी, तो बोलोगे कर्म मुद्रा है, धर्म मुद्रा है ना, उसके बाद ज्ञान मुद्रा है, और एक कौन सा है, महामुद्रा है। ठीक है ना। इसमें से ये सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बोलोगे इसमें भैया जो महामुद्रा उसमें किससे संबंधित, बोलोगे सिद्धि प्राप्त करने हेतु मतलब स्त्री संसर्ग है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे आगे सवाल देखते हैं। सवाल नंबर हमारा हो जाएगा 9वां। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है, बहुत बेहतरीन सवाल है, पीजीटी का सवाल है, 2010 का पूछा गया सवाल है। तो आप बोलेंगे अब नाथ पंथ के सब प्रणेता कौन हो जाएंगे, इस नाथ पंथ के प्रणेता कौन से हो जाएंगे, तो क्या आदिनाथ है,
मछेंद्रनाथ है ना, कि गोरखनाथ है, कि देखो चूड़करणनाथ है ना, चूड़करनाथ है। तो यहाँ पे सही आंसर नाथ पंथ के नौ नाथों की बात की गई थी, तो उस नौ नाथों के देखो कौन से हो जाएंगे प्रणेता, बोलोगे गोरखनाथ, इन्हीं की है ना, गोरखनाथ की याद रखना भैया। आगे याद रखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है, बताओ। वीर गाथा काल नाम है, हाँ भैया वीर गाथा काल नाम है, किसने रखा वीर गाथा काल नाम, तो बोलोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम रखा। चारण काल किसने रखा, चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने रखा है ना। और सिद्ध सामंत काल किसने रखा, तो बोलोगे सर सिद्ध सामंत काल नाम जो रखा था वो राहुल सांकृत्यायन ने रखा था। जबकि गद्य काल नाम किसने रखा, सर गद्य काल किसी ने नहीं रखा। गद्य काल किसको कहते हैं, सर गद्य काल आधुनिक काल को कहते हैं, है ना। गद्य काल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो बोलोगे गद्य काल का दूसरा नाम आधुनिक काल है। और इसकी स्थापना अगर हम आपसे पूछेंगे सर, इसकी स्थापना जो होती है 1843 में मानी जाती है। माने आधुनिक काल कब बना, तो 1843 में। कब सवाल आया, तो यूपी पीजीटी 2011 का सवाल है, ठीक है ना। आगे सवाल आते हैं, बिल्कुल याद होगा, वीर गाथा काल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल किसने कहा, बोलो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सिद्ध सामंत किसने कहा, तो राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। सवाल नंबर अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है, क्या चंद्रवरदाई आदिकाल के नहीं है, जगनिक आदिकाल के नहीं है, नाभादास आदिकाल के नहीं है, भैया दलपति विजय, तो बोलेंगे भैया चंद्रवरदाई तो बिल्कुल आदिकाल के हैं, है ना। चंद्रवरदाई किस काल के, बोलोगे ये तो बिल्कुल आदिकाल के हैं। जबकि जगनिक ये भी आदिकाल के हैं। भैया यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नाभादास, यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, नाभादास हो जाएंगे। नाभादास किस काल के हैं, अगर ये आदि काल के हैं नहीं तो किस काल के हैं नाभादास, तो इसका जवाब निकल के आएगा, ये जो नाभादास हैं ये किस काल के हैं, तो ये भक्ति काल के हैं, है ना। ये किस काल के हैं, भक्ति काल के हैं। और ये किस शाखा के हैं, तो बोलेंगे सगुण काव्य धारा के हैं, है ना। सगुण काव्य धारा शाखा के हैं, यह लिख सकते हो सगुण काव्य धारा, या राम भक्ति शाखा, या यहीं पे लिख सकते हो राम भक्ति शाखा के हैं, बिल्कुल लिख पाएंगे आप, राम भक्ति शाखा के, राम भक्ति ये शाखा के हैं, ठीक ना, ये राम भक्ति शाखा के हैं। और एक चीज और याद रखना, जो नाभादास हैं ये तुलसीदास के समकालीन भी है, तुलसीदास के समकालीन है, तुलसीदास के समकालीन है, इस बात को याद रखें, तुलसीदास के समकालीन है। तो यहां तक क्लियर हो जाएगा ना, नाभादास किसके कालीन है, किसके समकालीन है, तुलसीदास के समकालीन है। नाभादास किस काल से रिलेट रखते हैं, सर ये आदि काल से नहीं रिलेट रखते, ये भक्ति काल से रिलेट रखते हैं। जो नाभादास है ये सगुण है निर्गुण शाखा के, तो बोलोगे सर सगुण शाखा के हैं। ये राम भक्ति शाखा के हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के, बोलोगे सर राम भक्ति शाखा के। तो यहां तक बात क्लियर है। ये कब सवाल आया, यूपी पीजीटी 2011 में आया हुआ सवाल है। यहां देखेंगे सवाल नंबर 12, इनमें से कौन सी भाषा आदि काल की है, इनमें से कौन सी ऐसी भाषा जो आदिकाल की है, क्या ब्रज भाषा है, बोलेंगे भैया ब्रज भाषा जो है रीति काल का है और भक्ति काल का है। जो ब्रज भाषा वो किस काल का, रीति काल का है, और किसका है, ये और भक्ति काल का है ना, बिल्कुल याद रखेंगे भक्ति काल का। ये लो, अगर मैं बोलूं खड़ी बोली किसका है, बताइएगा खड़ी बोली किसका है, तो याद रखना खड़ी बोली तो आधुनिक काल का है। आधुनिक जमाने में कौन सी बोली बोली जा रही है, खड़ी बोली, तो याद रखना खड़ी बोली आधुनिक जमाने की है, तो खड़ी बोली आधुनिक काल की है, ऐसे याद रखना। खड़ी बोली आधुनिक जमाने में बोली जा रही है तो वो क्या है, खड़ी बोली। डिंगल पिंगल शैली किसकी हो जाएगी, तो डिंगल पिंगल जो शैली हो जाएगी या डिंगल पिंगल जो भाषा होगी किसकी, आदिकाल की है। अवधि कहाँ की भैया, अवधि हम लोग का क्षेत्र है, तो अवधि से लिख लेंगे कहाँ, भक्ति काल। अवध क्षेत्र कहाँ पे, भगवान राम का क्षेत्र हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, भक्ति काल से रिलेट हो जाएगा। और कब सवाल आया, यूपी पीजीटी 2011 में आया हुआ सवाल है। तो ब्रज भाषा नहीं भूलेंगे ना, ब्रज भाषा कहाँ से, बोलोगे ब्रज भाषा रीति काल और भक्ति काल से रिलेटेड है ना। ब्रज भाषा में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो वहां से याद रखेंगे भक्ति काल से रिलेट रखेंगे, रीति काल से रिलेट रखेंगे। खड़ी बोली किससे भैया, खड़ी आज नए जमाने आधुनिक जमाने, तो आधुनिक काल हो जाएगा। डिंगल पिंगल शैली किससे, डिंगल पिंगल शैली आदि काल से रिलेट रखता है। और अवधि में या अवध में कहा जाए राम, राम किससे हो जाएंगे, भक्ति काल से, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है बात। सवाल नंबर 13 देखते हैं, पुस्तक जल्लड़ हथ दे, देखो पुस्तक जल्लड़ हथ दे चली गज्जन गज्जन नृपकाज में जल्लड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख किया गया है, बोलोगे जल्लड़ ने कौन सी पुस्तक ली, बोलोगे जल्लड़ ने पृथ्वीराज रासो की पुस्तक ली। जल्लड़ कौन था, तो चंद्रवरदाई के पुत्र थे,
है ना, चंद्रबरदाई के पुत्र थे। और जल्हड़ ने किसकी पुस्तक पूरा की, तो बोलोगे अपने पिता की पुस्तक, है ना, पृथ्वीराज रासो की कहानियों को पूरा किया। तो उन्होंने कौन सी पुस्तक पाई होगी, तो बोलोगे सर पृथ्वीराज रासो की पुस्तक पाई होगी। और ये किस सन का पूछा हुआ सवाल है, 2013 का सवाल है, किसमें, पीजीटी में। ठीक है ना। आ जाते हैं सवाल नंबर अगला देखते हैं। राजमती, ये बहुत भी बढ़िया कहानी, आपको हमने ये सवाल भी करवाया। राजमती किसकी नायिका है ना, या किस रचना की नायिका राजमती है, तो बिल्कुल आप बोल पाएंगे भैया, राजमती से रूठकर बीसल देव कहां गए थे। आपको कहानी होगी जब बीसल देव शादी करके लाते हैं, उनकी सुहाग रात होती है, तो ऐसी दौरान में बीसल देव जब अपनी रानी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आपको, है ना, क्या मांगना है मांग लीजिए। तो वो मांगने के लिए कहते हैं बस आपके पास एक नमक की झील नहीं है ना, आप नहीं दे सकते। तो उसी दौरान ये क्या होते, बीसल देव रासो या सॉरी बीसल देव क्या होते हैं, उस अपने राजमहल से निकल जाते हैं। तो ये कहां चले जाते हैं, तो बोलोगे उड़ीसा चले जाते हैं, और वहां पे एक नमक की झील लाकर तब जाके अपनी रानी के सामने आते हैं। तो ये कहानी होती है राजमती से रूठकर बीसल देव कहां चले जाते हैं, तो राजमती से रूठकर बीसल देव उड़ीसा चले जाते हैं। सवाल कब आया है, 2013 में आया है, किस में आया है, पीजीटी में आया है। ठीक है ना। आ जाओ सवाल नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन 84 सिद्धों में नहीं आते हैं। देखिएगा 84 सिद्धों में नहीं आते हैं। जितने भी हमने बताया, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखना, जिसमें पा वर्ड लास्ट में जुड़ा हुआ मिल गया तो वो समझ लो 84 सिद्धों में आते हैं, है ना। और जिसके पीछे लास्ट में पा वर्ड नहीं है वो 84 सिद्धों में नहीं आता। देखो बीरू और यहाँ पे देखो पा, ये 84 सिद्धों में आएंगे, है ना। कंडप फिर पा, तो ये भी 84 सिद्धों में आएंगे। देखो कुकु रिपा, तो ये भी आएंगे, है ना। सरहप पा, ये भी आएंगे। डोडिम्ब पा, ये भी आएंगे, है ना। तो ऐसे जितने भी आप देखेंगे 84 सिद्धों में पा एक रूट वर्ड समझ लो, एक लास्ट में वर्ड उनके यहां लगा रहेगा। तो लेकिन सांगधर जो ये नहीं आते, तो बोलेंगे भैया ये 84 सिद्धों में सांगधर नहीं आते। क्लियर हो गया होगा सवाल ये भी। अच्छा सांगधर कहाँ है, तो इन्हें अपभ्रंश भाषा का कवि मानते हैं। और ये किस, सांगधर की रचना का नाम हमीर रासो, इनकी रचना का नाम लिख लेंगे हमीर रासो, है ना। ये कौन है, हमीर रासो के रचनाकार हैं। और एक चीज और याद रखना, इनको क्या बोलते हैं, अपभ्रंश भाषा के कवि बोलते हैं। अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। ये सवाल कब पूछा गया भैया, जीआईसी पीजीटी में पूछा गया, 2012 का सवाल है, जेआईसी में पूछा गया सवाल है ना। आ जाओ सवाल नंबर आगे देखते हैं। मुकरी, अब याद देखो मुकरी, आपको याद होगा ना, मुकरियां किसकी हैं, दो सुखने गजल, ये आएगा किसका, अमीर खुसरो का। बस ऐसे मुकरियां लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था, तो सर ये तो अमीर खुसरो ने किया था। किस में भैया, डाइट पीजीटी 2014 में पूछा गया सवाल है। मुकरियां, पहेलियां, दो सुखने, है ना। ये चीज किसकी रचना हो जाएंगी, तो अमीर खुसरो की हो जाएंगी। पंच पांडव चरित रास, बिल्कुल बेहतरीन रचना है, देखेंगे आप। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है, तो देखिएगा पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो बोलेंगे पंच पांडव चरित रचयिता जो हैं भैया वो कौन हो जाएंगे, तो बोलेंगे शालिभद्र सूरी हैं। कौन हो जाएंगे, तो मेरे भाई याद रखना शालिभद्र सूरी हैं। अगर हम इसके रचना काल की बात करेंगे, तो बोलोगे सर इसका रचना काल जो है वो 1350 हो जाएगा। रचना काल की बात करेंगे तो 1350 हो जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक, है ना, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ। ये कौन सा है, यही है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, इसे बोलते हैं हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ इसी को बोलते हैं ना। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ किसको बोलते हैं, तो सर बोलोगे हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ हम किसको बोलते हैं, बोलोगे पंच पांडव चरित्र रास को बोलते हैं ना। और इनको ही हम क्या बोलते हैं, प्रथम कवि भी बोल देते हैं, है ना। शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि भी बोलते हैं, इनको याद रखना, इनको क्या बोलते हैं, प्रथम कवि भी बोलते हैं, है ना। प्रथम कवि किसने माना था प्रथम कवि, सर गणपति चंद्र गुप्त ने माना था। देखो गणपति चंद्र गुप्त ने इनको प्रथम कवि माना था। ठीक है। इनकी रचना क्या हो जाएगी, भरतेश्वर बाहुबली रास इसकी अन्य रचना भी है, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। देखेंगे 17 के बाद 18 नंबर सवाल हमारे सामने क्या है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, क्या खड़ी बोली में लिखे गए थे, ब्रज भाषा व्याख्यान किया गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है, डिंगल पिंगल शैली में लिखा गया है। तो बोलोगे सर रासो ग्रंथ जो लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है, सर डिंगल पिंगल शैली में लिखा गया है। ठीक है,
डिग्गल पिंगल शैली में लिखा गया सवाल है। आगे देखेंगे सवाल नंबर 19, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? विद्यापति के आपके पद पता है, विद्यापति के पद मैथिली भाषा में है, अवहट्ट भाषा में है। तो यहाँ पे देखो ना तो अवहट्ट है, बस एक ही भाषा दिख रही है आपको। विद्यापति की जो पदावली है ना, विद्यापति की क्या है पदावली रचना हो जाएगी किस भाषा में सर? मैथिली भाषा में। इसी मैथिली भाषा के चलते इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा गया है। अभिनव जयदेव भी कहते हैं, इनकी उपाधि है, ठीक है ना। ये देसिल बयाना सब जिन खट्टा, ये चीज भी इन्हीं का है। ये केवीएस में पूछा गया, पीजीटी में 2014 का सवाल है, बिल्कुल बेहतरीन सवाल, ये भी आप याद रखेंगे। देखिए आज के सेशन का लास्ट सवाल है, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम है? बिल्कुल बताएंगे आप भाई। अब इसका सवाल बिल्कुल जवाब देंगे, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? तो बोलेंगे भैया गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ है ना, या मतेंद्र नाथ भी आता है। तो ये भी इनका एक बेहतरीन सवाल है और ये सवाल पूछा गया है एनवीएस पीजीटी 2014 में। बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछे गए। पहले आप इन नॉर्मल सवालों को करें, इसके बाद इससे डिटेल भी सवाल लेके आएंगे तो आप बेहतर ढंग से कर पाए होंगे, ये चीजें समझ पाए होंगे। मेरे भाई एक काम करना, ये चीजें यदि समझ में आ रही हैं तो थोड़ा सा वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कर देना, ये आपका कर्तव्य बनता है, ठीक है ना। यहां तक आपको चीजें कंप्लीट समझ में आई होंगी। और भी आगे ऐसी बेहतरीन क्लास की जरूरत है आपको, चाहते हैं आप बेहतरीन क्लास ले, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए भैया हमको और भी बेहतरीन क्लास लाइए। क्वेश्चन संख्या बढ़ानी हो तो ये भी बताइए, क्वेश्चन संख्या और भी बढ़ा के रखते हैं हम, है ना। अभी तो हम 20-20 क्वेश्चन करके आ रहे हैं ताकि आपको एक समझ विकसित हो पाए, आप समझ पाए कि ये हमारे लिए जरूरी है, उपयोगी है कि नहीं है। और मैं इतना तो कह सकता हूं, ये जो कोई भी एग्जाम आए, जिस एग्जाम में हिंदी साहित्य का क्षेत्र है, जिस भी एग्जाम के सिलेबस में हिंदी साहित्य दिख रहा होगा, उस एग्जाम से जरूर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो ठीक है, बस आज इतनी ही क्लास रखेंगे। अगली क्लास आपको जो मिलेगी अगली वीडियो में मिल जाएगी। अब हम नवा प्रैक्टिस सेट करेंगे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।